तो नमस्कार सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सड़क किनारे क्लासेस पे। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी जुरिडिक्शन है। तो पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग हेड्स। तो कौन कौन सी होती है? तो इट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो आर्टिकल 129 में है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन किस में आती है? आर्टिकल 131 डिस्क्राइब किसको करता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद है अपीलेंट जुरिडिक्शन। अपीलेंट जुरिडिक्शन आर्टिकल 133 से 134 तक है। उसके बाद स्पेशल पिटीशन आती है जो कि 136 में है। उसके बाद है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन किस में है? आर्टिकल 143 में है। तो वन बाय वन हम जुरिडिक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? तो आर्टिकल 131 जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, वो किसके बारे में बता, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में। मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन को डिफाइन करता है आर्टिकल 131। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या होता है? यानी कि कोई भी डिस्प्यूट जो किसके बीच में हो? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हो, एंड वन और मोर स्टेट, या एक से अधिक स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को सोल्व करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसके पास कौन सी जुरिडिक्शन इंटरटेन करेगा? तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के थ्रू उसको इंटरटेन करेगा। उसके बाद है कि कोई भी डिस्प्यूट हो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स और वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन द अदर, और dispute हो between two or more states, the Supreme Court in its original jurisdictions cannot entertain any suit brought by private individuals against the government of India। अब इसमें यह बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसमें कौन कौन से डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करेगा? वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करेगा अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट के बीच में, या टू और मोर स्टेट के बीच में हो, ठीक है। तो उस प्रकार उस टाइप के डिस्प्यूट्स को कौन सा सॉर्ट आउट करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट करेगा। कौन सी जुडिक्शन के थ्रू? ओरिजिनल जुडिक्शन के थ्रू। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, ठीक है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है ओरिजिनल जुडिक्शन के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? वो जुरिडिक्शन नहीं है उस चीज को इंटरटेन करने की, ठीक है ना, आर्टिकल 131 में। अब प्रोविजो क्या बोलता है? कि प्रोविजो ये बोलता है, आर्टिकल 131 के प्रोविजो पढ़ेंगे तो आर्टिकल 131 का प्रोविजो ये बोलता है कि दिस जुरिडिक्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू ए डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोविनेंट्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कहने का मतलब है हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब है अगर कोई एग्रीमेंट, कोई भी ट्रीटी, कोई भी कोविनेंट जो कि हमारी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने, मतलब हमारे स्वतंत्रता से पहले अगर कोई भी ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है किसी दूसरी कंट्री के साथ या किसी दो स्टेट्स के बीच में है, जैसे कौन से, जैसे वाटर से रिलेटेड कोई ट्रीटी साइन हुई है किसके साथ? एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ, जो कि आर्टिकल 262 में बताता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सक्लूड द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस और कंट्रोल ऑफ द वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट्स रिवर और रिवर वैली। अगर वाटर से रिलेटेड कोई ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है, या इंटर स्टेट्स रिवर और रिवर वैली है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको? एक दूसरे को वाटर, ठीक है ना, तो उस टाइप के जो मैटर हैं वो ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 280 जो मैटर रिफर्ड करता है किसे? फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। उसके बाद आर्टिकल 290 से रिलेटेड कोई भी है तो वो भी कौन? ओरिजिनल जुडिक्शन के थ्रू इंटरटेन नहीं होता। यानी कि द एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में जो एडजस्टमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस खर्च होते हैं ना, उससे रिलेटेड मामले नहीं आते। उसके बाद है हम पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 जो कि रिट्स को डिफाइन करता है, मतलब 5 टाइप ऑफ रिट्स। अब 5 प्रकार की रिट्स कौन कौन सी होती है? तो 5 प्रकार की रिट्स होती है। हेबियस कॉर्पस होगी, उसके बाद मेंडेमस होगी, सर्च्योररी होगी, प्रोहिबिशन होगी और कोवरंटो होगी। इन रिट्स के थ्रू हम
इन रिट्स का यूज कब होता है? तो इन रिट्स का यूज कब होता है? जब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो पार्ट थर्ड में डिफाइन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 12 टू 35 में जो डिफाइन किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, अगर इनका वायलेशन होता है तो उस टाइम पे कोई भी इंडिविजुअल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कोई भी पर्सन कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में रीच कर सकता है। किस चीज के लिए? स्पीडी रिलीफ के लिए। मतलब उसको रेमेडी चाहिए, कौन सी? स्पीडी रेमेडी चाहिए मतलब उसको, ठीक है ना। तो उस टाइम पे अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका इन्फ्रिजमेंट को बचाने के लिए, तो उस टाइम पे कोई भी इंडिविजुअल कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में रीच कर सकता है। यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32, यानी कि दिस आर्टिकल कन्फर्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। अंडर आर्टिकल 32 एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स for the enforcement of the fundamental rights. The Supreme Court has been constituted by the protector and guarantor of फंडामेंटल राइट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट का क्या बोला जाता है? मतलब द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी जुरिडिक्शन। तो दूसरी जुरिडिक्शन होती है वो कौन सी होती है? अपीलेंट जुरिडिक्शन। तो अपीलेंट जुरिडिक्शन, अपीलेंट जुरिडिक्शन किस में डिफाइन किया गया है? तो द सुप्रीम कोर्ट इज द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्या माना जाता है? एक बिगेस्ट कोर्ट माना गया है कंट्री में, कि उसके ऊपर कोई हायर कोर्ट है नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है? हायर, यानी कि अपेक्स कोर्ट है, ठीक है। और इट्स अपीलेट जुरिडिक्शंस डिफाइंड अंडर आर्टिकल 132 136 टू बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन सी कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में। अब 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? तो पहली है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही क्या हो रहा है? सवाल उठ रहा है कि ये है कि नहीं है। जैसे आर्टिकल 21 है जो कि ब्रॉड सेंस में होता है, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन कई बार होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद सिविल मैटर हो या कोई क्रिमिनल मैटर हो या स्पेशल लीव टू अपील, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं, यानी कि इसमें का मतलब यानी कि अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अंडर आर्टिकल 132 क्लोज 1 एंड अपील से लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट। यानी कि कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर ऑफ ए हाई कोर्ट वेदर इन क्रिमिनल, सिविल और अदर प्रोसीडिंग, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A। और हाई कोर्ट सर्टिफाइज करता है किसमें? आर्टिकल 134A में, जो कि आर्टिकल 134A है वो एडिट किया गया था किसके द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978। उसके बाद आर्टिकल 134A एडिट किया गया था किसके अंदर? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। इसमें बोला कि आर्टिकल 134A दैट द केस इन्वॉल्व ए सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हियरिंग अदर प्रोसीडिंग्स मीन्स प्रोसीडिंग्स अदर देन सिविल एंड क्रिमिनल, इट कुड बी प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और टैक्सेशन मैटर और रेवेन्यू मैटर। और अदर प्रोसीडिंग्स किसको माना जाएगा? अदर प्रोसीडिंग्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और टैक्सेशन मैटर और रेवेन्यू मैटर्स हैं, वो कौन सी जुडिक्शन के थ्रू इंटरटेन किए जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या है? अपील इन सिविल केसेस। अपील इन सिविल केसेस किस में डिफाइन किया गया है? तो अपील इन सिविल केसेस है आर्टिकल 133 और सर्टिफाई किसके द्वारा किया जाता है? 134A के द्वारा, ठीक है। तो आर्टिकल 133 प्रोवाइड्स करता है कि दैट कि एन अपील सेल लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर और ऑफ हाई कोर्ट इन सिविल केसेस ओनली। अगर कोई सिविल केस है उसमें कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री और कोई भी फाइनल ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया, ठीक है ना। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A दैट, क्या सर्टिफाई करता है? दैट कि द केस इन्वॉल्व्स ए सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, यानी कि जनरल इंपॉर्टेंस के लिए कोई सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट। और सेकंड क्या है? इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट सच क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये लगता है किसको? हाई कोर्ट को, कि ये क्वेश्चन है ना, इसको जरूरत है कि किसके द्वारा डिसाइड किया जाए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाए इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट की सच क्वेश्चंस नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। अपील इन क्रिमिनल मैटर्स किसमें? आर्टिकल 134 प्लस 134A, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 134 एन अपील सेल लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाई कोर्ट इन 2 वेज। कौन कौन से वैसे? एक तो होगा विदाउट सर्टिफाइज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि
कई बार क्या होता है सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा होता है कि विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। एन अपील से लाई टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट, तो पहला क्या इसमें 134 क्लोज 1 सब क्लोज ए हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, ठीक है। और सेकंड क्या है 134 का क्लोज 1 क्लोज बी सब क्लोज बी हैज विड्रॉ फ्रॉम ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death। उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, बट इफ द हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, यानी कि कोई किसी हाई कोर्ट ने क्या है कन्विक्शन का ऑर्डर दिया था, एंड हैज ऑर्डर द एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड, और उसके बाद में क्या देते उसको एक्विटल का ऑर्डर करते हैं, यानी कि पहले तो उसको सजा सुना दी और उसके बाद उसको क्या बोला कि नहीं इसको एक्विटल यानी कि उसको दोष मुक्त कर दिया, देन नो अपील वुड बी लाइक टू द सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम पे कभी भी अपील क्या लाइन नहीं होती, किसमें सुप्रीम कोर्ट में लाइन नहीं होती। यानी कि 133 और 134 क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 133 में आती है सिविल, कोई मैटर सिविल मैटर हुआ, और 134 में क्या आता है क्रिमिनल मैटर है। यानी कि कोई भी जजमेंट कोई भी डिक्री, ठीक है, या कोई भी ऑर्डर किसके द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया हो, ठीक है, अगर वो सिविल मैटर से रिलेटेड है तो उसको उसके अगेंस्ट अपील किस में जाएगी 133 में जाएगी, ठीक है। अगर वो क्रिमिनल मैटर है तो 134 में जाएगी, ठीक है ना। अब 134 में दो चीजें पढ़ी हमने कि विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट और विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट कौन से केस में, अगर मान लो पहला हमने पढ़ा कि हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस, यानी कि उसको एक्विटल किया गया और उसके बाद में उसको सेंटेंस में क्या कहते हैं उसको डेथ सेंटेंस दिया गया, ठीक है ना उसको, तो उस टाइम पे उसको अपील में जा सकता है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, दूसरा पढ़ा है कि हैज विड्रॉ from trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death, ठीक है, ये पढ़ा है, ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड है विद सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 134 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A देन एन अपील में लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, उसमें सर्टिफाई करता है। अब देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि आर्टिकल 134 कैपिटल ए हैज बीन एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 135। तो आर्टिकल 135 क्या है, तो आर्टिकल 135 ये बोलता है कि जुरिडिक्शंस एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर existing law to be exercisable by the supreme court, यानी कि until parliament by law otherwise provide the supreme court shall also have jurisdiction and power with respect to any matter to which the provisions of article 133 और article 134 do not apply। यानी कि जहां पर article 133 यानी कि कोई सिविल मैटर का पता नहीं चल रहा, वहां पर आर्टिकल 134 अप्लाई नहीं हो रहा, अगर जहां पर आर्टिकल 133 और 134 अप्लाई नहीं हो रहा उस टाइम पे क्या होगा, इफ जुरिडिक्शन एंड पावर इन रिलेशंस टू दैट मैटर वर एक्सरसाइजेबल बाय द फेडरल कोर्ट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी एग्जिस्टेंस लॉ, तो उस टाइम पर आर्टिकल 135 के थ्रू क्या करेगा उसको वो इंटरटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल लीव पिटीशन। तो स्पेशल लीव पिटीशन क्या होते हैं, अब पढ़ेंगे अपन स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन में क्या होता है, स्पेशल का मतलब भाई बात है कि स्पेशल होगा, यानी कि कोई ऐसा मैटर जो सच में स्पेशल हो किसी चीज में, ठीक है ना, तो उस टाइम पे किसको स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जाती है। यानी कि अंडर आर्टिकल 136 द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिएशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि किसी कोर्ट के द्वारा यानी या किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई डिक्री कोई जजमेंट कोई सेंटेंस पास किया गया हो, ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट उसको रिलीफ देना, तो ये क्या होता है, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन क्या है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है एक तरह से, ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये राइट नहीं है किसी पर्सन का, यानी कि कोई पर्सन ने किसी स्पेशल लीव पिटीशन के लिए अपील की, ठीक है ना, और उस स्पेशल लीव पिटीशन के लिए गया और उसके बाद में कह रहा है कि स्पेशल लीव पिटीशन को इंटरटेन करे कोर्ट क्योंकि ये मेरा राइट है,
तो अपील भी एक तरह से अपील कर सकता है, वो राइट है, लेकिन उसको इंटरटेन करना या नहीं इंटरटेन करना वो क्या है, एक डिस्क्रिशनरी ऑफ कोर्ट है, यानी कि स्पेशल लिपिटेशन क्या है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है, किसके पास, कोर्ट के पास, ठीक है ना। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि नॉट ए राइट बट ए प्रिविलेज, यानी कि एक राइट नहीं है बट क्या है, एक प्रिविलेज है, जो मैं बता चुका हूं, यानी कि एन स्पेशल लीव पिटीशन इज ए डिस्क्रिशनरी पावर नॉट ए गारंटीड राइट, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू ग्रांट इट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, मना कर सकता है इसके लिए, यानी कि इवन इफ ए सबस्टेंशियल ऑफ लॉ एग्जिस्ट एज सीन इन केस वेयर जुडिशियल हायरार्की शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस हो, ठीक है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो, यानी कि इनके अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कौन से होंगे, यानी कि इंटरवेंशन इज रिवर्स रिजर्व्ड फॉर केसेस ऑफ सबस्टेंशियल इनजस्टिस, significant public importance, or where standards legal avenues are insufficient, not रूटीन अपील, ठीक है। उसके बाद प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डिसीजन, इनकी स्पेशल लीव पिटीशन कब होती है, जनरली डोंट अप्लाई टू प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव डिसीजन, फोकसिंग मोर ऑन जुडिशियल कोशिश जुडिशियल डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। दिस प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो भी क्या होंगे कोर्ट है, यानी कि ट्रिब्यूनल है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ये प्रोविजंस उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशंस और अपील दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, कि डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 132 टू आर्टिकल 135, यानी कि अंडर स्पेशल लीव पिटीशन द वर्ड ऑर्डर इज नॉट क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव फाइनल एंड हेंस द कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इवन फ्रॉम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। सेकंड है अंडर स्पेशल लीव पिटीशन द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव फॉर अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल बट नॉट जस्ट हाई कोर्ट, यानी कि अंडर स्पेशल लीव पिटीशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ग्रांट करता है स्पेशल लीव, किसके लिए, फॉर अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, यानी कि किसी भी कोर्ट के द्वारा आए चाहे ट्रिब्यूनल के द्वारा, नॉट जस्ट हाई कोर्ट के द्वारा हो, ठीक है ना। अंडर आर्टिकल 132 टू 134 एंड अपील कैन लाइज इन सुप्रीम कोर्ट ओनली अगेंस्ट एनी जजमेंट डिग्री डिटर्मिनेशन सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, बट अंडर आर्टिकल 136 एंड अपील में लाइज अगेंस्ट एनी केस और मैटर, मतलब अपील किसके अगेंस्ट आ सकती है, अपील कोई डिग्री हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, कोई सेंटेंस हो, कोई ऑर्डर हो, कोई जजमेंट हो, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा हो, लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन कब आ सकती है, जब अगेंस्ट हो एनी केस और मैटर के, यानी कि अपील में लाइज अगेंस्ट एनी केस और मैटर, ठीक है। अब स्पेशल लीव पिटीशन के से रिगार्डिंग अपन दो केस पढ़ सकते हैं। पहला अपन ने पढ़ा, पहला है कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, और उसी से दूसरा सिमिलर केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस है, जिसमें अपील में गया था, अपीलेंट जुरिडिक्शन का यूज करके, ठीक है ना। उसके बाद है एडवाइजरी जुडिक्शन। अब एडवाइजरी जुडिक्शन क्या है, यानी कि एडवाइज चाहिए, ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल 143 प्रोवाइड दिस कि इफ एट एनी टाइम अपीयर टू द प्रेसिडेंट दैट की ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन और इज लाइक टू अराइज, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, ठीक है ना, या कुछ भी, या कोई और फैक्ट हैज अराइज और लाइक इज लाइक टू अराइज, ठीक है ना, यानी कि द क्वेश्चन इज ऑफ सच ए नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपोर्टेंस, यानी कि कोई ऐसा इशू है जो किसके गवर्नमेंट के सामने आया, ठीक है ना, और वो क्या है, उसमें क्या होता है, नेचर क्या है इसकी, यानी कि पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए, ठीक है ना, दैट जो इट इज एक्सपेडिएंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉन इट, और क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन चाहता है, ठीक है ना, ही मे रिफर द क्वेश्चन फॉर एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट में आफ्टर सच हियरिंग एंड एज इट थिंक फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयर ऑन, यानी कि कोई क्वेश्चन क्या है जो कि मतलब कोई लॉ बनाना है, ये मान लो, ठीक है, लॉ बनाना है या कोई एक्ट पास करना है किसके पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए, ठीक है, या कोई सुविधा प्रोवाइड करवानी है किसको, पब्लिक को, किसके लिए, पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को ओपिनियन चाहिए, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ओपिनियन मांगा किससे, सुप्रीम कोर्ट के पास किससे, एडवाइजरी जुडिक्शन के थ्रू, तो उस टाइम पे जो सही लगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कि एज इट थिंक फिट
रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, तो किसको रिपोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा। अब उसका क्लोज टू क्या बोलता है आर्टिकल 143 का, कि प्रोवाइड दैट इफ द प्रेसिडेंट रिफर्स टू सुप्रीम कोर्ट द मैटर विच आर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम इट्स जुरिडिक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 133 द कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स ओपिनियन देयर। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अगर आर्टिकल 133 जो कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है ना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, उसमें कोई मैटर, जो कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कौन कौन से मैटर होते हैं, यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई मामला हुआ, या स्टेट या टू मोर स्टेट से रिगार्डिंग कुछ हुआ, अगर इनसे रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, और जो आर्टिकल यानी कि इनके अलावा कोई मैटर है ऐसा जो क्या हो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके ऊपर एडवाइस चाहिए किसको, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, और एडवाइस चाहिए किसको चाहिए, प्रेसिडेंट को, तो एडवाइस किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू लेगा, आर्टिकल 143 क्लोज 2 का, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड है अपना ओपिनियन देने के लिए, वो उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, वो किसने बोला है, आर्टिकल 143 में। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन अदर आर्टिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के। तो आर्टिकल 137 जो है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया उसको रिव्यू करना है, यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल मेड अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर है एक तरह से, कि उस जजमेंट जो प्रोनाउंस्ड किया है और ऑर्डर मेड किया गया है ना, उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है ना, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में। ठीक है, उसके बाद है कि इन आर्टिकल 138 में क्या बोलता है कि इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को बढ़ाना, यानी कि इनलार्जमेंट करना, यानी कि उसकी जुरिडिक्शन थी ना उसको एक्सटेंड करना है, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन एंड पावर विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन द यूनियन लिस्ट एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर। यानी कि अब फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कोई नया स्टेट ऐड किया गया है, यानी कि न्यू स्टेट ऐड किया गया किसमें, इंडिया में या कोई, ठीक है, और पहले वो इंडिया की टेरिटरी नहीं था एक तरह से, ठीक है ना, यानी कि इंडिया की टेरिटरी में नहीं आती थी क्या, ठीक है ना, यानी कि वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बना, ठीक है ना, और उसको एक नया स्टेट बनाया गया, तो वो क्या है, वहां पे भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन होगी। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगी, यानी कि वो यूनियन लिस्ट का क्या हो गया, एक मैटर है। ठीक है ना, यूनियन लिस्ट का मैटर है, इसलिए उसके पास इनलार्जमेंट की सुप्रीम कोर्ट को पावर देगी। ठीक है ना, कि उससे रिलेटेड मैटर भी इंटरटेन कर सकता है। उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट मे बाय स्पेशल एग्रीमेंट कन्फर, और स्पेशल एग्रीमेंट के द्वारा कन्फर की गई। ठीक है ना, इफ पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सच जुरिडिक्शंस एंड पावर बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 139। आप आर्टिकल 139 क्या होता है, आर्टिकल 139 कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इश्यू सर्टेन रिट्स। मतलब आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है 5 प्रकार की रिट्स, कौन कौन सी, जो मैं बता चुका हूं, हेबिस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। जो 5 प्रकार की रिट्स क्या करता है, इशू करता है, उनका कन्फर्मेंट ऑन द किसके द्वारा, कौन सा आर्टिकल के थ्रू द्वारा होता है, आर्टिकल 139 के द्वारा, ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट्स, यानी कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रिट्स including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them for any purpose other than those mentioned in clause 2 of article 32। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A बताता है, आर्टिकल 39A बताता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, मतलब ट्रांसफर करने होते हैं सर्टेन केसेस के बारे में, वो आर्टिकल 39 में बताता है। ठीक है, क्लोज उसका कैपिटल ए में बताता है। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको जल्दी से हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल जो सड़क किनारे क्लासेस हैं उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।